नमस्ते नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी हमारे यूट्यूब चैनल VS कॉन्सेप्ट में। हम पिछले वीडियो में इतिहास लेकर चल रहे थे। पहला चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद, हमने कहाँ तक पहुँचाया था? इटली का एकीकरण। तो आप सभी को मालूम होगा इटली का एकीकरण 1871 ईस्वी में हुआ था। इटली का एकीकरण 1871 ईस्वी में हुआ था। चलिए, यहाँ तक हम बता चुके थे कि इटली का एकीकरण कब होता है? 1871 ईस्वी में। लेकिन इधर इटली में युद्ध चल रहा था, उधर जर्मनी में भी चल रहा था, ठीक है। तो दोनों का साथ साथ एकीकरण हुआ था। जर्मनी का भी तो लगभग जर्मनी का भी एकीकरण साथ में ही हो गया था, ठीक है। उसके बाद देखिए, हम आज अपना PDF लेकर आए हैं, ठीक है। तो आज थोड़ा PDF से हेल्प लेंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक चुन कर लाए हैं, ठीक है। तो उसे हेल्प लेते हैं, ठीक है। आधुनिक युग में क्या था? जर्मनी जो था 300 छोटे बड़े राज्य में टूटा था, ठीक है। टूटा हुआ था। पूछेगा कि जर्मनी कितने राज्य में टूटा था, तो 300 छोटे बड़े राज्य में टूटा था, ठीक है। ओके, आगे देखिए। यहाँ पे देखिए एक जालबेरिन थी, जालबेरिन एक व्यापारियों की संस्था थी। देखिए, ऐसा नहीं था कि जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क और काउंट काबरे ये सब मिलकर एकीकरण किया। इसमें व्यापारी लोग भी किए थे, ठीक है। कौन? व्यापारी लोग, मतलब देखिए सभी लोग अपना अपना सहयोग किए थे, ठीक है। ऐसा नहीं कोई अकेले एकीकरण कर दिया। हर किसी का, हर वर्ग का, हर आदमी का इसमें सहयोग था, ठीक है। उसके बाद देखिए, जर्मनी का राजा कौन था? फ्रेडरिक विलियम। जर्मनी का शासक फ्रेडरिक विलियम था। लेकिन इसके मौत के बाद कौन बना? उसका नाम सिर्फ और सिर्फ क्या था? विलियम था। इसके मौत के बाद उसका जो भाई था विलियम, वो कौन बना? शासक बना, ठीक है। सॉरी, जर्मनी नहीं, यहाँ प्रासा होगा, प्रासा, ठीक है। प्रासा का शासक कौन था? फ्रेडरिक विलियम। और उसके मौत के बाद उसका भाई शासक बना कौन? सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे विलियम। मौत के बाद, ठीक है। मौत के बाद, ठीक है। यहाँ तक किसी को समस्या नहीं होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद देखिए, अब देखिए यहाँ पे बिस्मार्क। अब जर्मनी के एकीकरण में आता है बिस्मार्क का रोल देखिए। उसने जर्मनी को एकीकरण करने के लिए रक्त एवं लौ की नीति अपनाई। रक्त एवं
लॉ की नीति बिस्मार्क ने अपनाई। ठीक है, रक्त एवं लॉ की नीति किसने अपनाया? तो बिस्मार्क ने। ठीक है, कौन? बिस्मार्क। रक्त मतलब होता है क्या? खून। खून। लोहा मतलब लोहा, मतलब अब चाहे जो भी हो जाए, खून बहे, हमें कुछ चलाना पड़े, शास्त्र जो भी चलाना पड़े, अब हमको जर्मनी का एकीकरण करके रहना। ठीक है, तो रक्त एवं लॉ की नीति किसने अपनाया? रक्त एवं लॉ की नीति किसने अपनाया? बिस्मार्क ने। ठीक है, हम सारा ऑब्जेक्टिव दिखा दे रहे हैं एकदम छाट छाट के। ठीक है, उसके बाद देखिए एक छोटा सा नीचे क्वालिटी ठीक आ रहा है, यहाँ पे लिखेंगे पता चलेगा ना। 10 मई 1871 को 10 मई 1871 को फ्रैंकफर्ट की संधि हुई। ठीक है, और इसी संधि द्वारा जर्मनी में पूर्ण रूप से क्या हो गया? एकीकरण हो गया। ठीक है, यहाँ तक किन्हीं को दिक्कत नहीं, तो हम यहाँ तक मिटाते हैं। ठीक है, किन्हीं का स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हैं, बाकी हम मिटाते हैं। आप लोग वीडियो शेयर कर नहीं रहे हैं जी, शेयर कीजिए। अभी तक 231 सब्सक्राइबर्स हुआ है। ठीक है, इस महीने के लास्ट तक अगर 300 सब्सक्राइबर आप लोग कर देते हैं तो बहुत अच्छी बात रहेगी। व्यू भी नहीं बढ़ रहा है। ठीक है, तो सब्सक्राइब कीजिए, हमारी हौसला बढ़ेगी। ठीक है, जो 231 सब्सक्राइबर हुआ जब तक हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तब तक। ठीक है, ठीक है, एनी समस्या नहीं। तो हमने बताया क्या? 10 मई 1871 को क्या होता? फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। अच्छा, एक क्वेश्चन जरा कि यंग यूरोप की स्थापना कब हुई थी? यंग यूरोप तो 1831, यंग इटली 1834। ठीक है, तो इसे भी याद रखना होगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि हम पढ़ा फिर कल बुला जाइएगा, ऐसे थोड़े ना होता है, रिवीजन करना पड़ेगा आपको। ठीक है, फिर होता है क्या? जर्मन में राष्ट्रवाद का प्रभाव। ठीक है, तो जर्मन में राष्ट्रवाद का प्रभाव क्या है? जर्मन राष्ट्रवाद ने केवल जर्मनी में ही नहीं बल्कि संपूर्ण यूरोप के साथ साथ हंगरी, बोहेमिया तथा यूनान में स्वतंत्र आंदोलन शुरू हो गए। मतलब जर्मनी में तो एकीकरण हुआ ही हुआ, बल्कि उसके प्रभाव से पूरे यूरोप में एकीकरण का प्रभाव देखने लगा। ठीक है, इसी आंदोलन के ने ऑटोमन साम्राज्य के पतन की कहानी को अंतिम रूप दिया। बाल्कन क्षेत्र में राष्ट्रवाद के प्रसार ने स्लाव जाति को संगठित कर सर्बिया को जन्म दिया। ठीक है, आगे देखते हैं। यूनान में राष्ट्रीयता का उदय, ये सब कुछ खास नहीं है। ठीक ना, ये सब लिखवाएंगे नहीं, बस ऐसे पढ़ के आपको बता दे रहे हैं। ठीक है, यूनान का अपना गौरवमय अतीत रहा है। ठीक है, यूनान जो था उनका भी अपना इतिहास रहा है, अपना भी गौरवमय इतिहास रहा है। ठीक है, जिसके कारण उसे पाश्चात्य का मुख्य स्रोत माना जाता है। यूनानी सभ्यता की साहित्यिक प्रगति, विचार, दर्शन, कला, चिकित्सा, विज्ञान आदि क्षेत्रों में उपलब्धियां यूनानी के लिए प्रेरणा स्रोत है। मतलब यूनान का भी अपना इतिहास रहा है, वहाँ भी बड़े बड़े वैज्ञानिक, बड़े साहित्यकार, कला, चिकित्सा मतलब डॉक्टर, मतलब वहाँ भी ढेर सारे लोग प्रमुख थे। ठीक है, आगे देखिए। फिर अब देखिए, हितेरिया फिलाइक नामक संस्था की स्थापना ओडेस नामक स्थान पर हुई। इसका उद्देश्य तुर्की शासन को यूनान से निष्कासित करना, उसे स्वतंत्र बनाना था। किसको? हितेरिया फिलाई को स्वतंत्र बनाना था। ठीक है, ऐसा उतना पूछता नहीं है, बस एक बार हमको पढ़ के समझा दे रहे हैं। ठीक है, इसको अगर नहीं याद करिएगा कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इंग्लैंड का महान कवि बायरन यूनानियों की स्वतंत्रता के लिए यूनान में ही शहीद हो गया। इंग्लैंड के महान कवि जो थे बायरन, यूनानियों स्वतंत्रता के संग्राम के लिए शहीद हो गए। ठीक है, शहीद मतलब आप लोग समझते होंगे, उनकी मौत हो गई। ठीक है,
इसमें यूनान की स्वतंत्रता के लिए संपूर्ण यूरोप में सहानुभूति की लहर दौड़ गई। ठीक है, जब उनका मृत्यु हो गई बारन यूनानियों की, तो पूरा यूरोप में सहानुभूति, मतलब सभी लोग चाहने लगे कि अब क्या है, हमारे यूरोप का एकीकरण अच्छी तरह से होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए 1821 ईस्वी में अलेक्जेंडर चिपलिसिलाटी के नेतृत्व यूनान का विद्रोह हुआ। ठीक है, 1827 में लंदन में एक सम्मेलन हुआ जिसमें इंग्लैंड फ्रांस आप लोग जानते हैं दोनों एक जगह है। ठीक है, दोनों देश है आपस में, उनकी सीमा नहीं मिलती है, बीच में इंग्लिश चैनल है। ठीक है, तो मिलकर तुर्की के खिलाफ यूनान तत्व के समर्थन में संयुक्त कार्रवाई करने का निर्णय लिया। मतलब इंग्लैंड और फ्रांस दोनों आपस में सम्मिलित हो गए और तुर्की के खिलाफ आंदोलन करना शुरू कर दिया। ठीक है, फिर इसमें देखिए एक है क्या, 1829 में एंड्रिया नेपोल की संधि हुई जिसके तहत तुर्की की नामात्र की प्रभुता यूनान को स्वाधीनता देने की बात हुई। एंड्रिया नोपल, एक टॉपिक लिख लीजिए। ठीक है, 1829 में एंड्रिया नोपल की संधि हुई। संधि हुई। ठीक है, यहाँ तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ओके, नहीं पॉलिटी। ठीक है, आगे देखिए जरा, बाकी इसमें तो कुछ नहीं। फिर देखिए हंगरी देख लीजिए, हंगरी। ठीक है, हंगरी पर ऑस्ट्रिया का पूर्णतः प्रभाव था। देखिए इस कहानी में आप, इस इतिहास में आप देखेंगे कि जहाँ भी देखिएगा आपको ऑस्ट्रिया पढ़ने के लिए मिलेगा ही। आप जर्मनी का एकीकरण पढ़िए, इटली का एकीकरण पढ़िए, हंगरी का पढ़िए, जो भी पढ़िए आपको ऑस्ट्रिया मिलना ही मिलना है। तो आपको यह पता चलता है कि पूरे यूरोप में किसका राज था, ऑस्ट्रिया का राज था। जिसका राजधानी कहाँ है, ऑस्ट्रिया का राजधानी बताइए जी। ऑस्ट्रिया की राजधानी कहाँ है, वियना है। ठीक है, फ्रांस में लुई फिलिप के पतन का हंगरी में राष्ट्रवादी आंदोलन पर विशेष प्रभाव पड़ा। जो लुई फिलिप फ्रांस का राजा था। ठीक है, हम उसको इटली का एकीकरण में पढ़ा चुके हैं। ठीक है, आगे देखिए जरा, बदलाव की मांग करने लगा। इसका प्रभाव हंगरी तथा ऑस्ट्रिया दोनों देश पर जनता पर पड़ा, जिस कारण यहाँ राष्ट्रीयता के पक्ष में आंदोलन शुरू हुए। ठीक है, मतलब सारे लोग लुई फिलिप की मृत्यु के बाद आंदोलन करना स्टार्ट कर दिए। ठीक है, 31 मार्च 1848 ईस्वी को ऑस्ट्रिया की सरकार ने हंगरी की कही बात मान ली, जिसके अनुसार स्वतंत्रता मंत्रिपरिषद की मांग हुई। मंत्रिपरिषद तो आप लोग समझते होंगे, जैसे मंत्री में क्या, प्रधानमंत्री हो गया, गृह मंत्री हो गया, रक्षा मंत्री हो गया, विदेश मंत्री हो गया, सब मंत्रिपरिषद है। और मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन होता है, आपको प्रधानमंत्री होता है। और राज्य मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष तो मुख्यमंत्री होता है। ठीक है, ये सब आपको याद रखने हैं। फिर देखिए पोलैंड में भी राष्ट्रवादी भावना के कारण रूसी शासन के विद्रोह शुरू हो गए। ठीक है, पोलैंड में भी, मतलब सारा ऑस्ट्रिया और रूस का गुलाम था। 1830 क्रांति का प्रभाव यहाँ के उदारवादियों पर भी व्यापक रूप से पड़ा, परंतु उन्हें इंग्लैंड फ्रांस की सहायता नहीं मिल सकी। अतः इस समय रूस ने पोलैंड का विद्रोह कुचल दिया। मतलब यहाँ पे पोलैंड सक्सेस नहीं हो पाया। आगे क्या है, बोहेमिया जो ऑस्ट्रियाई शासन के अंतर्गत था। हंगरी के घटनाक्रम का प्रभाव पड़ा। बोहेमिया की बहुसंख्यक चेक जाति के स्वायत्ता शासन की मांग की स्वीकार किया। मतलब चेक जो जाति थी वो लोग क्या बोले कि बोहेमिया में हम खुद अपना राज करेंगे। ठीक है, वहाँ भी किसका शासन था, ऑस्ट्रिया का शासन था। ठीक है, बस इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। इसके बाद क्वेश्चन आंसर है, क्वेश्चन आंसर तो बता दिया जाएगा। ठीक है, कुछ आपको क्वेश्चन दे रहे हैं, उसको आप लोग को कमेंट में जवाब देना है। ठीक है, कुछ क्वेश्चन बताया जा रहा है, उसको आप लोग कमेंट में जवाब दीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, इटली का एकीकरण। यहाँ आपको क्या लिखना है, ईस्वी लिखना है। ठीक है, इटली का एकीकरण। ठीक है, दूसरा देखिए,
काउंट काउर, कहाँ का प्रधानमंत्री बना? प्रधानमंत्री बना, ठीक है। गैरीबाल्डी क्या था? गैरीबाल्डी पैसे से क्या था? पैसे से क्या था? 4 ऑस्ट्रिया और फ्रांस की राजधानी। कहाँ है? ठीक है, इतना का आप कमेंट में जवाब दीजिएगा, ठीक है। आशा करता हूँ अच्छा लगा होगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, हमारा चैप्टर ख़त्म हो गया। इसके बाद आपको हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे बुक से, कि बुक लेकर कल आएंगे, हम क्वेश्चन यहाँ पे छापेंगे, उसके बाद आपको बताया जाएगा। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।